कोलंबिया की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत तक एक साधारण लड़के ने कैसे बना दिया खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार, जो कोकीन के साम्राज्य का सम्राट कहलाया। यह कहानी है उसके उठने की, उसकी शक्ति की, उसके संघर्ष की और अंततः उसकी पतन की। इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई, पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का हर पहलू। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को रियो नेग्रो, कोलंबिया में हुआ। वह एक साधारण परिवार में पला बढ़ा था, जहां जिंदगी संघर्ष से भरी थी। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। छोटे समय से ही पाब्लो में चालाकी और कारोबार करने की प्रतिभा दिखने लगी थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अलग किस्म का व्यावसायिक सोच था। शुरुआत में उसने चोरी छिपे स्मगलिंग और वाहन चुराने जैसे छोटे मोटे अपराध किए। धीरे धीरे उसने यह समझा कि कोकीन ड्रग्स का व्यापार भविष्य में करोड़ों कमाने का जरिया बन सकता है। 1970 के दशक में पाब्लो ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की। यह एक शक्तिशाली ड्रग ट्रैफिकिंग संगठन बन गया। कार्टेल का मुख्य उद्देश्य कोकीन का उत्पादन और अमेरिका सहित कई देशों में सप्लाई करना था। पाब्लो ने बड़े बड़े प्लेन, पनडुब्बियां और भूमिगत सुरंगों का उपयोग कर कोकीन की तस्करी शुरू की। उसकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत थी कि हर मुश्किल रास्ते को पार करते हुए वह लाखों डॉलर का माल विदेश भेजता रहा। पाब्लो ने कार्टेल को पूरी तरह व्यवस्थित किया। लॉजिस्टिक्स, पैसों का लेन देन, सुरक्षा, राजनीतिक और पुलिस में घुसपैठ, हर चीज को बहुत प्रभावशाली तरीके से संभाला गया। 1980 के दशक में पाब्लो एस्कोबार अपने चरम पर था। उसके द्वारा प्रतिदिन करीब 15 टन कोकीन अमेरिका भेजा जाता था। उसका साम्राज्य अरबों डॉलर का बन चुका था। वह अपने धन का उपयोग न केवल अपने कार्टेल के विस्तार में करता था, बल्कि समाज सेवा में भी निवेश करता था। मेडेलिन के गरीब इलाकों में फुटबॉल स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल बनवाए, जिससे वह आम जनता के बीच लोकप्रिय भी हुआ। लोग उसे एल रॉबिन हुड ऑफ कोलंबिया कहने लगे। लेकिन पीछे की सच्चाई थी हत्याएं, धमकियां, अवैध कारोबार, राजनीतिज्ञों और पुलिस वालों की हत्या। पाब्लो का प्रभाव इतना गहरा था कि उसे पकड़ना लगभग असंभव हो गया था। कोलंबिया की सरकार पाब्लो एस्कोबार से परेशान थी। उसके खिलाफ कई कोशिशें हुई, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। पाब्लो ने स्वयं को एक राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। वह संसद में भी हिस्सा लेने की योजना बनाता था। इसका उद्देश्य था राजनीतिक इम्यूनिटी प्राप्त करना, ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई न हो सके। लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से लिया और कार्रवाई तेज कर दी। FBI समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उसकी गिरफ्तारी के लिए जुट गईं। इसके चलते पाब्लो ने अपने दुश्मनों को बार बार निशाना बनाया। कई पुलिसकर्मी, पत्रकार और राजनीतिज्ञ उसके आतंक का शिकार बने। 1991 में पाब्लो एस्कोबार ने खुद को सरकार के हवाले कर दिया। वह एक विशेष जेल में रखा गया था, जिसे उसने खुद बनवाया था, ला कैथेड्रल। यह जेल दिखने में एक लग्जरी पैलेस था, जहां पाब्लो की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन पाब्लो की शक्ति ने जेल में भी काम करना जारी रखा। वह बाहर के कारोबार में सक्रिय था और अपनी गतिविधियां नियंत्रित करता रहा। सरकार ने जब यह महसूस किया कि पाब्लो जेल के अंदर भी अपराध कर रहा है, तो दबाव बढ़ा। 1992 में वह जेल से भाग निकला। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाब्लो के खिलाफ शिकंजा कसने लगीं। एक विशेष टीम बनाई गई, सर्च ब्लॉक, जिसमें कोलंबियन सेना और पुलिस शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। 1993 के अंत तक लगातार संघर्ष और घेराबंदी के बाद पाब्लो को अंततः पकड़ा गया। 1 दिसंबर 1993 को उसके जन्मदिन पर पुलिस ने उसे मार गिराया। उसकी मौत ने एक युग का अंत कर दिया। पाब्लो एस्कोबार की मृत्यु के बाद भी उसके प्रभाव की छाया लंबे समय तक कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत में रही। वह एक मिसाल बन गया, कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया, कैसे अवैध कारोबार ने उसे ताकतवर बना दिया, और अंत में कैसे उसने अपनी खुद की बेईमानी और हिंसा की कीमत चुकाई। आज भी उसके ऊपर किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बनी हुई हैं। लोग उसके बारे में पढ़ना और देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, लालच और सत्ता के अंधेरे पहलुओं की भी है।